स्वागत है। हमने अपने करंट के लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कंप्लीट कर लिए हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है ओम लॉ वगैरह, वो सब जा करके लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को पहले देख लें। आज हम लेक्चर 3 की ओर मूव ऑन कर रहे हैं। लेक्चर 3 में हम बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधक के बारे में। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि आज हम पहले 10th क्लास का बेसिक डिस्कस करेंगे, इसके बाद अपन हाई लेवल में पहुंचेंगे। तो रेजिस्टेंस जो है वो होता क्या है उसकी डेफिनेशन देखेंगे, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट देखेंगे, रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे। हालांकि 10th क्लास में डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पूछा जाता है, परंतु 12th क्लास के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। तो डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे, इसके बाद हम वीडियो में आगे बढ़ते हुए ये देखेंगे कि आखिरकार रेजिस्टेंस किस किस चीज पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस क्या है, जो कि 10th में भी आता है और 12th में भी आता है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हालांकि ये सारी चीजें 10th और 12th में दोनों में कॉमन है, इसलिए दोनों क्लास के बच्चे इसे अच्छे से देखें और अपनी नोट्स में मेंशन करें, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस से, ठीक है ना। किससे स्टार्ट कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब होता है प्रतिरोधक। क्या होता है? प्रतिरोधक, ठीक है ना। तो जैसे देखो, आप कोई भी चालक है, कोई भी कंडक्टर है, तो कंडक्टर में करंट फ्लो होता है। तो करंट की फ्लो, जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है ना कि तार शॉर्ट सर्किट होने के लिए बहुत ज्यादा, तार में बहुत ज्यादा करंट आ जाता है, तो बहुत ज्यादा करंट आ जाता है, शॉर्ट सर्किट ना हो जाए इसीलिए अच्छा रेजिस्टेंस लगा रहता है, ताकि जितने करंट की आवश्यकता हो उतना ही करंट पास होकर के जाए। समझ में आता है ना ये बात को? अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा, सारा करंट पास आउट हो जाएगा और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं जो प्रतिरोधक रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर टू फ्लो ऑफ करंट इन द फ्लो ऑफ करंट। धारा के बहने में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। हिंदी वाले भी अच्छे से ध्यान देते रहेंगे। रेजिस्टेंस को हम क्या बोल सकते हैं? द ऑब्स्ट्रक्शन offered in flow of current, the obstruction offered in flow of current in conductor is called resistance। समझ गए बच्चों? रेजिस्टेंस क्या होती है हमारे पास? The obstruction offered in the flow of current in conductor is called resistance। प्रतिरोधक की परिभाषा ये होती है कि धारा में बहने में जो चालक में यदि कोई धारा बह रही है तो उसके बहने में जो रुकावट उत्पन्न होता है उसी को बोलते हैं प्रतिरोधक, ठीक है ना, रेजिस्टेंस। अब इसकी एसआई यूनिट की चर्चा कर लेते हैं। इसकी जो एसआई यूनिट होती है उसे हम बोलते हैं ओम। ये तो सभी बच्चे जानते होंगे कि रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट जो होती है वो क्या होती है? ओम लॉ, ओम होती है यूनिट। इसकी हमने ओम देखा। ओम एसआई यूनिट आई, तो आई कहां से? आई वहां से ओम लॉ से, क्योंकि रेजिस्टेंस को हमने डिफाइन किया था ओम लॉ में। तो ओम्स लॉ की वजह से इसकी एसआई यूनिट ओम आ गई है। और ओम्स लॉ में हमने देखा था कि आर बराबर होता है वी बाय आई, जो कि क्या होता है हमारे पास? कांस्टेंट होता है। यानी आर की यदि हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहते हैं, जो कि 10th में नहीं है, यहां तक 10th का पोर्शन था। अब जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो 10th में नहीं है, तो 10th वाले बच्चे थोड़ा आगे बढ़ा करके देख सकते हैं, या फिर देखना हो तो आप लिख सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा आपका। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आप आगे चल के जरूर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसको V जो होता है, इसको वोल्टेज होता है। V का जो फॉर्मूला आया था हमारे पास, याद करो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में, तो 10th वाले नहीं देखेंगे, इस यहाँ तक स्टॉप कर देंगे। इसके आगे स्किप करके थोड़ा देखेंगे, मैं बताऊंगा उनको। V जो होता है हमारे पास वो क्या होता है? पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल का फॉर्मूला W बाय क्या होता है हमारे पास? Q होता है। याद होगा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ने के बाद कि जो पोटेंशियल होता है किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट से किसी यूनिट चार्ज को किसी पॉइंट इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने पर किए गए वर्क डन को ही पोटेंशियल बोलते हैं। तो V को हम लिख सकते हैं W बाय Q लिख सकते हैं, और I जो होता है उसे तो Q बाय T लिख ही सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास। और W जो होता है उसे F डॉट S बोलते हैं, ये हो गया आपके पास। और ये T हो गया, और ये Q स्क्वायर हो गया। Q स्क्वायर क्यों लिख रहे हो? Q स्क्वायर का क्या आप जानते हो? Q को कैसे लिखते हैं? Q का क्या फॉर्मूला हो रहा होगा? तो अपन एक काम कर सकते हैं जरूर
कि एक्चुअली में हम क्या है ना, क्यू को नहीं जानते हैं, क्यू की डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं लिखना जानते हैं। हम तो करंट का जानते हैं, आई को एम्पियर बोलते हैं, ए बोलते हैं। तो एक काम करो ना, यहाँ पे इस क्यू को चेंज मत करो, इस आई को चेंज मत करो। आई को चेंज इसलिए मत करो क्योंकि आप क्यू का लिखना नहीं जानते हो। जिस दिन आप क्यू का लिखना नहीं जानते हो, क्यों नहीं जानते हो? क्योंकि मैंने बताया ही नहीं है। तो आप एक काम करो, आई को आई ही रहने दो। इस आई को Q बाय टी बोलते हैं, तो Q को आई टी बोल देंगे। यानी इस Q को भी आप एक काम करके रिप्लेस कर दीजिए, तो इस Q को मैं बोल दूंगा आई टी, यानी ये आई स्क्वायर टी बन जाएगा। बच्चों यहां तक समझ में आया? डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहते हैं। फोर्स, वर्क डन जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। आपकी जानकारी के लिए मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। W = F डॉट S होता है, F बराबर ma होता है, और ये डिस्प्लेसमेंट हो ही गया है। मीटर ma में हमारे पास आता है एक्सेलरेशन का kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और इसका मीटर ही होता है, यानी ये आ जाता है हमारे पास kg मीटर का होल स्क्वायर अपॉन पर सेकंड स्क्वायर। ये होता है हमारे पास वर्क का। वर्क का ये होता है जो चूंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वर्क की जगह ये लिख सकते हैं अपन। तो वर्क जो होता है उसका हमने बोल दिया है, क्या होता है हमारे पास वर्क का? वर्क का होता है केजी मीटर स्क्वायर। जिसने पुरानी वीडियोस नहीं देखी उसको हो सकता है दिक्कत जाए, या फिर 11th क्लास में डायमेंशन फॉर्मूला नहीं पता है उसको दिक्कत जा सकती है। और आई को हम बोलते हैं एम्पियर का स्क्वायर बोलते हैं, और टेम्परेचर को अपन टी के 1 बोल सकते हैं। जब इसे अपन पूरी तरह से सॉल्व करेंगे ना बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, केजी जो दिया हुआ है उसे अपन m की पावर 1 बोलते हैं, l की पावर 2 बोलेंगे। टाइम इसमें -2 हो जाएगा क्योंकि नीचे साइड दिया हुआ था, और यहाँ पे a का 2 दिया हुआ है और t का 1 दिया हुआ है। जब सब कुछ उलटफेर करोगे आप, तो देखना आपको क्या मिलता है यहाँ से डायमेंशनल फॉर्मूला। जरा ध्यान से देखना, तो यहाँ से आपके पास जो डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा, रेसिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा, वो कितना आएगा आपके पास? m की 1 दी हुई है, l का 2 दिया हुआ है, t का -3 हो जाएगा, और a का -2 हो जाएगा। दिस इज अवर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेसिस्टेंस। देखो जरा सही है कि नहीं है? ठीक है ना, m l स्क्वायर, t की -3 और a का -2, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है ना बच्चों? अब हमने रेसिस्टेंस की डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल लिया है, रेसिस्टेंस की डेफिनेशन देख ली है, रेसिस्टेंस की एसआई यूनिट देख ली है। तो अगर 10th क्लास में आता है पेपर में, तो आपको केवल डेफिनेशन लिखनी है और एसआई यूनिट लिखनी है और फॉर्मूला लिख देना है, ये फॉर्मूला लिख देना है। अगर 12th क्लास में आता है पेपर में, तो डेफिनेशन भी लिखेंगे बकायदे आप, एसआई यूनिट भी लिखेंगे बकायदे, और रेसिस्टेंस की डेफिनेशन, ये सब कुछ सॉल्व करते हुए आप डायमेंशन फॉर्मूला को भी मेंशन करेंगे फॉर गेटिंग बेटर मार्क्स। ठीक है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन वीडियो में। वीडियो के आगे में बढ़ने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करने वाले हैं कि रेसिस्टेंस किस किस चीज पर डिपेंड करता है। ये हमारे 10th में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, और 12th के बच्चों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। रेसिस्टेंस जो होता है वो किस किस चीज पर डिपेंड करता है ना? तो आप इसे हेडिंग डाल लीजिए, डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस। क्या बोला मैंने? रेसिस्टेंस डिपेंडेंस, है ना? रेसिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा होता है वो डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, रेसिस्टेंस का एक आप फॉर्मूला याद कर लें, उसके बेसिस पर मैं ये सारी चीजें कराऊंगा। समझ रहे हो बात को? तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। ध्यान देना, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास रो एल बाई ए। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? रो एल बाई ए। याद करें मेरे साथ, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। क्या होता है? रो एल बाई ए। इस ये जो बनाया हूं ना मैं, इसी एल, ये तो एल हो गया, ये अपने पास एल है, ये तो एल है। एल मतलब होता है लंबाई, कंडक्टर की कितनी लंबाई है। ए मतलब हो गया कि चालक की कितनी एरिया है, और रो जो होता है वो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है, जिसके बारे में हम वीडियो के अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं, पूरी तरह से डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट पहले आप यहाँ तो जान लीजिए कि R = रो एल बाई ए होता है। रो जो होता है ना बच्चों, हर एक चालक का अपना रो होता है। अगर आप वो हो सकता है कि जैसे मान लीजिए लोहा है, लोहा का रो अलग होगा। अगर मान लीजिए आपके पास स्टील है, स्टील का रो अलग होगा। तो हर एक चालक, हर एक कंडक्टर का रो जो होता है वो अलग होता है। तो R = रो एल बाई ए में हर एक कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है वो अलग अलग होता है, यानी मटेरियल की प्रॉपर्टी हो गई है। ठीक है ना? तो सबसे पहली बात आप देख रहे होंगे कि रेसिस्टेंस जो है हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? रो के है और एल के है। जो भी चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो उसका मतलब क्या होता है? यदि सामने वाला बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। ठीक है ना?
तो आप पहले क्या बोलोगे कि रेजिस्टेंस किस किस चीज पर डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर किस पर डिपेंड करता है? कंडक्टर की लेंथ पर, ठीक है ना। कंडक्टर चालक जो है उसकी लंबाई पर डिपेंड करता है। क्या होता है? चालक जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस जो होता है वो लंबाई पर डिपेंड करता है कंडक्टर की। कैसे डिपेंड करता है? कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। यदि आप क्या करते हो, इफ लेंथ इंक्रीजेस, इफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस, इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस, इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस, कंडक्टर इंक्रीजेस, इंक्रीजेस को मैं ऐसे लिख रहा हूं, देन R ऑल्सो इंक्रीजेस। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, एरो बना रहा हूँ, समझ में तो आ ही रहा होगा कि यदि हम लंबाई को बढ़ाएंगे तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी अपने आप बढ़ता जाएगा, यानी कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। दूसरी बात आती है हमारे पास कि मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर, मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर, मटेरियल ऑफ कंडक्टर। देख रहा होगा बच्चों, फॉर्मूले को देखो आप, फॉर्मूले याद है जिस बच्चे से वो बड़े आसानी से इसे लिख सकता है, और आपको फॉर्मूला याद ही करना पड़ेगा कि जो रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला रो एल बाई ए होता है। तो मटेरियल को देखिए आप, मटेरियल पे कैसे डिपेंड कर रहा है? मटेरियल के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो ना, है ना उधर, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, है कि नहीं है? यानी जिस मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। तो इसमें भी आप यही चीज एज इट इज नोट डाउन कर सकते हैं कि इफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज मोर, यदि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज्यादा है देन आर भी ज्यादा होगा, ठीक है ना। समझ रहे हो ना बात को, कि यदि किसी का स्पेसिफिक विशिष्ट प्रतिरोधक बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यदि भी किसी भी कंडक्टर का ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। यानी अभी तक हमने दो चीजें देखी हैं जो रेजिस्टेंस जिन पर डिपेंड करता है। पहली बात लंबाई पर निर्भर करता है, दूसरी बात किस चीज का मटेरियल है उस पर डिपेंड करता है। दोनों चीजें में हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। अब आते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। हमारे पास ये रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस जो है वो एग्जाम में हमारे 4 मार्क्स की आती है। कितने मार्क्स की आती है? 4 मार्क्स की आती है। यदि बच्चों 4 मार्क्स का आया हुआ है तो हमें 4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। अभी तो आपने भैया 2 ही पॉइंट लिखे हैं। चलिए आगे अब मूव ऑन करते हैं थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट की ओर। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट की। किसकी बात कर रहे हैं? वी वांट टू टॉक अबाउट ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट आपको सीधा सीधा फॉर्मूले से दिखाई दे रहा है, एरिया दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो थर्ड पॉइंट में लिख देते हैं एरिया ऑफ कंडक्टर, चालक की एरिया, ठीक है ना, एरिया ऑफ कंडक्टर। तो बच्चों देखो, एरिया ऑफ कंडक्टर के रेजिस्टेंस क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A है कि नहीं? अगर एरिया जो है के रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, यानी कि यदि आप चालक की एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। यानी कि इफ एरिया इंक्रीजेस देन रेजिस्टेंस जो होगा हमारे पास, रेजिस्टेंस जो होगा वो डिक्रीज होगा। इसको आप अच्छे से लैंग्वेज में लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे आप? कि इफ द एरिया ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस then the resistance decreases because मतलब because area is inversely proportional, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं resistance is inversely proportional to area। अभी तक हमने 3 पॉइंट देखा। अब भैया एक और पॉइंट बताइए। देखो फॉर्मूला से तो आप देख के बता दिए रो एल बाई ए होता है भैया, लेकिन रो को जब चेंज करते हैं ना बच्चों तो कुछ नीचे टॉ आता है एक, जो कि अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह में पढ़ेंगे, 12th क्लास में है अपने। तो अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी 12th क्लास में है, इसका मतलब हो गया कि हम आगे डिस्कस करेंगे किसी न किसी लेक्चर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह डिस्कस करेंगे। उस बेसिस पे आज आप कम से कम यहाँ अभी याद फिलहाल लिख लीजिए कि टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिपेंडेंस, है ना। तो होता क्या है, किसी भी चालक में यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, इफ आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, याद कर लेना, यदि आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन हमारे पास रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। यानी आप बोल सकते हो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस।
ठीक है ना, ये हो गया। तो आपने क्या किया अभी इस वीडियो में, अभी तक क्या सीखा है, रेसिस्टेंस की परिभाषा, डायमेंशन फॉर्मूला वगैरह निकालना, और डिपेंडेंस, चार चीजों पर डिपेंड करता है, रो पर, एल पर और ए पर। रो और एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ए के इनवर्सली होता है, और टेम्परेचर के भी डायरेक्टली होता है। स्क्रीनशॉट ले लेना।